दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिया की उग्रता और कुल प्रमुख की चाल। जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि तुम्हारा सप्तगिरी समुदाय लड़ाई के लिए तैयार है। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो। नागवंश में शक्तिशाली योद्धाओं की कमी नहीं है, पर तुम्हारे सप्तगिरी समुदाय में योद्धाओं की कमी है। हर कोई तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं है कि वह हमारा सामना कर सके, नागवंश के कुल प्रमुख ने आकर्ष से कहा। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। सप्तगिरी समुदाय में हर कोई मेरे जितना ताकतवर तो नहीं है, पर उनको ताकतवर होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक मैं उनके साथ खड़ा हूं, तुम्हारा नागवंश उन्हें हानि पहुंचाना तो दूर की बात है, स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। और इस लड़ाई को खत्म करने की शुरुआत होगी तुम्हारी मृत्यु से, आकर्ष ने इस बार गंभीर स्वर में कहा और फिर एक तलवार प्रकट की। दिखने में यह तलवार बिल्कुल सामान्य लग रही थी, मगर जब नागवंश के कुल प्रमुख की नजर उस पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक चिंता का भाव दिखाई देने लगा। देवतल का अस्त्र, कुल प्रमुख ने आश्चर्य से भरे स्वर में कहा। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी आकर्ष और वहां मौजूद बाकी सभी योद्धाओं को उसके स्वर सुनाई दे गए थे। तो तुम्हें पता चल गया कि एक देवतल का अस्त्र है? आकर्ष ने शांत स्वर में पूछा। अब सब समझ में आ रहा है कि पिछले कुछ सालों से तुम दिखाई क्यों नहीं दिए। तुम अंतरायामी क्षेत्र में गए हुए थे, जहां पर तुम्हें यह अस्त्र मिला, है ना? नागवंश के कुल प्रमुख ने कहा। तो तुम्हें अंतरायामी क्षेत्र के बारे में भी पता है? आकर्ष ने सवाल किया। तो तुम्हें क्या लगा था सिर्फ तुम्हारे सप्तगिरी समुदाय के लोगों को ही उसके बारे में पता होगा? तुम्हारी जानकारी अभी अधूरी है। तुम्हें बता दूं कि उस समय उस क्षेत्र में सिर्फ तुम्हारे मास्टर नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ नागवंश और अमर पक्षियों के परिवार के कुछ योद्धा भी उस क्षेत्र में गए थे। हाँ, यह बात अलग है कि उस क्षेत्र से हमारे परिवार का एक भी योद्धा वापस जिंदा नहीं लौटा था। लेकिन उस दिन किस्मत ने पूरी तरह से हमें धोखा भी नहीं दिया था। हमें कुछ ऐसी तकनीकें मिली थी जिनके साथ हम फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर सकते थे, कुल प्रमुख ने जवाब दिया। अब की बार आकर्ष को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वाकई उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि सप्तगिरी समुदाय के अलावा भी कोई उस क्षेत्र में गया था। तुम्हारे परिवार के उस क्षेत्र में जाने का मतलब यह नहीं है कि तुम आज मुझसे बच सकते हो, आकर्ष ने कहा। इसका पता तो अभी चल जाएगा, कुल प्रमुख ने कहा और फिर आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की। वहां पर जितने भी योद्धा मौजूद थे उनके लिए कुल प्रमुख की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन आकर्ष के लिए यह रफ्तार कुछ भी नहीं थी। वह साफ और स्पष्ट रूप से कुल प्रमुख को देख पा रहा था। उसने उसी क्षण अपनी ऊर्जा से अपने चारों तरफ कवच का निर्माण किया और कुल प्रमुख के प्रहार का इंतजार करने लगा। बैंग! एक ही क्षण बाद एक जोर की गर्जना हुई और ऊर्जा का एक बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका इतनी जोर का था कि वहां मौजूद अधिकांश योद्धाओं को अपनी जगह से पीछे हटना पड़ा। इस प्रहार के बाद काफी लंबे समय के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। ऊर्जा के धमाके के कारण इस समय किसी के भी लिए देख पाना संभव नहीं था कि लड़ाई का परिणाम क्या रहा है। काफी देर के बाद जब ऊर्जा की तरंगें गायब हुई और सभी को फिर से नजर आने लगा, तब सभी की नजर अपने कुल प्रमुख पर जाकर केंद्रित हो गई। नागवंश का कुल प्रमुख इस समय धमाके वाले स्थान से लगभग 100 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ था। अपने कुल प्रमुख को सही सलामत देख नागवंश के सभी योद्धाओं ने एक राहत की सांस ली। सभी को पूरा विश्वास हो चुका था कि आकर्ष जख्मी हुआ होगा।
आकर्ष की हालत देखने के लिए सभी ने अब नजरें आकर्ष की तरफ घुमाई, लेकिन वहां का नजारा देखकर तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। न सिर्फ आकर्ष अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा था, बल्कि उसके चारों तरफ एक ऐसा कवच भी बना हुआ था जिसको नागवंश के कुल प्रमुख के प्रहार से कोई भी क्षति नहीं पहुंची थी। असंभव। अधिकांश योद्धाओं के मुंह से इस समय यही एक शब्द निकल रहा था। कुल प्रमुख को भी अभी तक लग रहा था कि उसने आकर्ष को जख्मी कर दिया है, पर जब उसने अपने सामने आकर्ष को सही सलामत देखा तो वह भी आश्चर्यचकित होने से अपने आप को रोक नहीं पाया। अब मेरी बारी, आकर्ष ने नागवंश के कुल प्रमुख की तरफ देखते हुए कहा। उसके यह शब्द सुनकर नागवंश के कुल प्रमुख का चेहरा पूरा काला पड़ गया। अगर वह आकर्ष को जख्मी नहीं कर पाया था तो सीधा मतलब यही था कि आकर्ष के पास उसे जख्मी करने की क्षमता है। वुश! आकर्ष प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि कुल प्रमुख को भी उसकी बस एक हल्की सी परछाई नजर आ रही थी। नहीं, चिंता के कारण कुल प्रमुख की चीज निकल पड़ी। उसे समझ में आ चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है। अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो आकर्ष उसे मार डालेगा। तुरंत उसने अपनी जादुई अंगूठी में से एक गोली निकाली जिसका रंग पीला था। उस गोली को उसने कसकर अपने हाथ में पकड़ा और फिर आकर्ष की तरफ उछाल दिया। उस गोली को देखकर पहले तो आकर्ष को लगा कि यह बस कोई सूचना भेजने की कोई नई तकनीक होगी, लेकिन बहुत जल्द उसकी यह गलतफहमी दूर हो गई। असल में यह गोली आकर्ष से दूर जाने की जगह वापस आकर्ष की तरफ ही बढ़ रही थी। यह देखकर एक बार के लिए तो आकर्ष भी उलझन में पड़ गया। उसने अपनी तलवार से उस गोली को काटने की कोशिश की, लेकिन यहीं पर उस गोली ने अपनी वास्तविक क्षमता दिखाई, जिसके चलते आकर्ष कुल प्रमुख की चाल में फंस गया। असल में यह गोली देव ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए थी। इसका पता आकर्ष को तब चला था जब उस गोली का प्रभाव उसके शरीर पर होने लगा था। इस गोली ने बस आकर्ष की देव ऊर्जा को कुछ समय के लिए रोका था। इसके अलावा उसके शरीर पर दूसरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। यह क्या है? अब तुम मेरे सामने इस प्रकार की चाल चलोगे? नागवंश के कुल प्रमुख से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें लगता है मेरी देव ऊर्जा को रोककर तुम मुझसे बच जाओगे? आकर्ष ने गंभीर स्वर में कहा। यह बात सच है कि तुम मुझसे ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अब तुम्हारी यह ताकत मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना, हमें भी उस क्षेत्र से एक ऐसी चीज मिली थी जो हमारी सत्ता को फिर से स्थापित करने में मदद कर सकती है। यही है वो। यह एक अभिशाप है, एक ऐसी देवगोली जो न सिर्फ देव ऊर्जा को कुछ समय के लिए रोक सकती है, बल्कि जो भी इसका इस्तेमाल अपने शत्रु पर करता है, शत्रु आगे कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तुम्हारे सामने अब दो विकल्प हैं आकर्ष। अगर तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त होना है तो सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पहला विकल्प है अपना यह देवतल का अस्त्र मुझे सौंप दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें यहां से जाने दूंगा और साथ में तुम्हारे सप्तगिरी समुदाय को भी कभी निशाना नहीं बनाऊंगा, कुल प्रमुख ने आकर्ष से कहा। और अगर मैं इस विकल्प को ना चुनूं तो? आकर्ष ने पूछा। इस दौरान उसने अपनी देव ऊर्जा को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसकी देव ऊर्जा पूरी तरह से रुक चुकी थी। तो तुम्हारे पास दूसरा विकल्प है, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर कैद होना। अब तुम अपनी देव ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। यह बात सच है कि मैं भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता और देव ऊर्जा के तुम्हारे शरीर में होने के कारण तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। कुल मिलाकर कहे तो दोनों ही एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते।
कुछ भी कर लो, तुम्हें आखिर में पहला विकल्प ही चुनना होगा। अगर अपनी इच्छा से इस विकल्प को चुनते हो तो ठीक है, वरना मजबूरी में तो चुनना ही होगा, कुल प्रमुख ने आकर्ष से कहा। तुम्हें बस देवतल का यह अस्त्र चाहिए, है ना? ठीक है, रखो इस अस्त्र को, आकर्ष ने बिना किसी भाव के कहा और अपना वो अस्त्र नागवंश के कुल प्रमुख की तरफ उछाल दिया। कुल प्रमुख ने भी कोई संकोच नहीं किया और आगे बढ़कर उस तलवार को पकड़ लिया। उम्मीद करता हूं तुम अपने वादे पर कायम रहोगे, आकर्ष ने कुल प्रमुख से कहा। पर इस बार कुल प्रमुख की तरफ से तुरंत जवाब नहीं आया। उसका तो पूरा ध्यान उस अस्त्र पर केंद्रित हो चुका था। थोड़ी देर तक उस अस्त्र को ध्यान से देखने के बाद कुल प्रमुख ने हंसते हुए कहा, तुम बड़े नादान हो आकर्ष। इतनी बड़ी भूल तुम कैसे कर सकते हो? सम्राट वेगवानस का शिष्य इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता है? मैंने बस तुमसे कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे सप्तगिरी समुदाय को निशाना नहीं बनाऊंगा और तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। सच कहूं तो मैं तुम्हें पहले जिंदा छोड़ने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी ताकत के साथ तुम कभी भी हमारे नागवंश को खत्म कर सकते हो। कुल प्रमुख होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार के सभी बड़े खतरों को उत्पन्न होने से पहले ही खत्म कर दूं। इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हें आज मरना होगा आकर्ष। यह कहकर कुल प्रमुख फिर से हंसने लगा। उसका इस तरह से वादा तोड़ना नागवंश के अधिकांश योद्धाओं को ठीक नहीं लग रहा था, पर उन्हें यह बात भी अच्छे से पता थी कि अगर आज उनके कुल प्रमुख ने आकर्ष को खत्म नहीं किया तो आगे चलकर आकर्ष उन सबको खत्म कर देगा। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तो तुम अपना वादा तोड़ना चाहते हो? बाकी सबके विपरीत आकर्ष अभी भी बिल्कुल शांत था और उसने इस शांत स्वर में कुल प्रमुख से पूछा, क्या करें? सबसे जरूरी परिवार होता है, और अगर उसे बचाने के लिए दुनिया की नजरों में गलत बन भी गए तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, कुल प्रमुख ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, तुमने बता दिया कि तुम पर कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए। तुम इस अस्त्र के कारण इतना ज्यादा खुश हो रहे हो। चलो फिर तुम्हें बता ही देता हूं कि तुम्हारा स्थान क्या है, आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा और फिर अपनी जादुई अंगूठी में से एक और अस्त्र निकाल दिया। यह भी एक तलवार थी, लेकिन पहले वाली तलवार की तुलना में यह और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। एक और देवतल का अस्त्र। उस तलवार को देखकर कुल प्रमुख के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई हुई थी वह एक ही पल में गायब हो गई। तुम्हारे पास 2 देवतल के अस्त्र हैं? कुल प्रमुख ने आश्चर्य से भरे स्वर में आकर्ष से पूछा। क्यों? मेरे पास एक से अधिक अस्त्र नहीं हो सकते? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा फिर से जी ललचा गया है और अब तुम्हें यह भी अस्त्र चाहिए? माफ करना, पर मैं तो मूर्ख हूं। मुझे सही गलत का कुछ भी नहीं पता, तो मैं इस बार फायदे के बारे में नहीं सोचूंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। उसकी आवाज वैसे तो अभी भी शांत थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें कत्ल के भाव से भर चुकी थी। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक और अस्त्र है? तुम अभी भी मेरे सामने कमजोर हो। तुम यह बात भूल रहे हो कि अभी भी तुम्हारी देव ऊर्जा निष्क्रिय है। जब तक देव ऊर्जा सक्रिय नहीं हो जाती तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, कुल प्रमुख ने कहा। बिल्कुल सही। मेरे पास देव ऊर्जा नहीं है और मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास तीसरा विकल्प है। मैं खत्म नहीं कर सकता तो क्या हुआ, कोई और तो तुम्हें खत्म कर सकता है ना? और इस बार तो तुम्हारे पास ऐसी कोई गोली भी नहीं होगी जिससे तुम किसी और की देव ऊर्जा को निष्क्रिय कर सको। क्यों, मैंने सही कहा ना? आकर्ष ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर कुल प्रमुख के चेहरे का रंग इस बार पीला पड़ गया। आकर्ष ने अभी जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था।
जिस गोली का उसने आकर्ष पर प्रयोग किया था वह अपने प्रकार की सिर्फ एक ही गोली थी जो उन्हें उस अंतरायामी क्षेत्र से मिली थी। तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि मेरा अनुमान सही है, आकर्ष ने कहा। तो क्या हुआ? मुझे खत्म करने के लिए फिर भी तुम्हें देव शून्य मंडल की एक ऐसी आत्मा की जरूरत होगी जिसने 9 परीक्षाएं दे दी हो। और ऐसी आत्मा तुम्हारे साथ कभी नहीं आने वाली। सिर्फ असुरों में ऐसी आत्मा है, पर वह कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, कुल प्रमुख ने खुद को आश्वासन देते हुए आकर्ष से कहा। जब नागवंश के बाकी योद्धाओं ने आकर्ष की बात सुनी थी तो एक पल के लिए उन्हें भी ऐसा ही लगा था कि आकर्ष के साथ कोई देव शून्य मंडल की ऐसी आत्मा होगी जिसने 9 परीक्षाएं दे दी हो। लेकिन वो सभी अपने कुल प्रमुख की बात से भी पूरी तरह सहमत थे। उनके अनुसार अगर सच में सप्तगिरी समुदाय में कोई इतना शक्तिशाली योद्धा होता तो आकर्ष इस तरह से अकेले यहाँ पर नहीं आता। इसके अलावा सप्तगिरी समुदाय इतने लंबे समय तक बदले का भी इंतजार नहीं करता। वह कब का बदला ले चुका होता। कुल प्रमुख की बातों पर आकर्ष ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक वाक्य ने उसका ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया था। यह तुमसे किसने कहा कि मैं असुरों से मदद लूंगा? सच कहूं तो मैं मदद किसी से भी नहीं लेने वाला था, पर तुम्हारी इस गोली के कारण मैं अभी मदद लेने के लिए मजबूर हो गया हूं। तुम्हारा पूरा आत्मविश्वास इस अस्त्र के कारण है जो मैंने तुम्हें दिया है। चलो फिर शुरुआत इसी से करते हैं, आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर अपनी खड्गमानस तकनीक का प्रयोग किया। तुरंत ही उसके शरीर से एक आक्रामक आभा निकलनी शुरू हो गई। यह क्या है? ठीक इसी समय पर सभी को कुल प्रमुख की आवाज सुनाई पड़ी। जब सभी ने ध्यान से कुल प्रमुख की तरफ देखा तो पाया कि उनके हाथ में मौजूद तलवार इस समय बड़े ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है। तलवार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुद की स्वतंत्र इच्छा जाग चुकी है और वह कुल प्रमुख से दूर जाना चाहती है। कुल प्रमुख भी इस समय उलझन में था। यह तो सम्राट वेगवानस की तकनीक है, कुल प्रमुख ने चौंकते हुए कहा। देर से सही मगर उसे आखिरकार समझ में आ गया था कि तलवार उससे दूर क्यों जाना चाहती है। अफसोस, समझ में आने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तलवार उसके हाथ से छूटकर वापस आकर्ष के पास चली गई। मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, पर यह तो कर सकती है, आकर्ष ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उसके शब्द सुनकर कुल प्रमुख की नजर भी आसमान की तरफ चली गई। उसे भी जानना था कि आखिर ऐसा कौन है जो आकर्ष की मदद करने वाला है। जब उसने आसमान में देखा तो पाया कि वहां पर एक महिला खड़ी हुई थी। दिखने में वह बला की खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, लेकिन आंखों में प्रेम भाव था जो कि आकर्ष के लिए था। यह कोई और नहीं बल्कि दिया थी, आकर्ष की पत्नी। जब आकर्ष पर गोली का प्रभाव पड़ा था उसी समय उसे समझ में आ गया था कि उसने दुश्मन को हल्के में लेने की भूल कर ली है। इसलिए उसने संदेश भेज कर दिया को बुला लिया था। दिया काफी देर से वहां पर आई हुई थी, लेकिन अभी तक सामने नहीं आई थी क्योंकि आकर्ष ने उसे सामने आने से मना किया था। वह देखना चाहता था कि नागवंश का कुल प्रमुख कितना गिर सकता है। वादा तोड़कर उसने गलत किया था, लेकिन यह बात भी सच थी कि उसने यह सिर्फ अपने परिवार के लिए किया था। आप इसे क्या सजा देना चाहते हैं? दिया ने सभी के सामने आने के बाद आकर्ष से पूछा। नागवंश का कुल प्रमुख दिया को पहली बार देख रहा था। उसे दिया की ताकत की कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं थी, लेकिन एक बात वो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि दिया के पास इतनी ताकत तो है कि वह उसे खत्म कर सकती है। वरिष्ठ, आप इस आकर्ष की मदद क्यों कर रही है? अगर इसने आपसे किसी मदद का वादा किया है तो ऐसा वादा हम नागवंश के लोग भी कर सकते हैं।
आपकी और हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इस पूरे मामले को हमें ही संभालने देगी, नागवंश के कुल प्रमुख ने दिया से कहा। उसके हिसाब से आकर्ष ने जरूर दिया को कोई वादा किया होगा, इसीलिए तो इतनी शक्तिशाली योद्धा उसकी मदद के लिए तैयार हुई होगी। कुल प्रमुख की बात सुनकर आकर्ष को उस पर हंसी आ गई। दिया के कुछ जवाब देने से पहले ही उसने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा, तुम मुझे मूर्ख बता रहे थे पर समझ की कमी तो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें क्या लगता है यह यहाँ पर अभी ही आई है? जब मैंने तुम्हें अस्त्र दिया था उस समय यह यहीं पर थी। मैंने अस्त्र दिया ही इसलिए था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम अपने शब्दों पर कब तक अडिग रहते हो। अगर तुम अपने वादे पर टिके रहते तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करता और यह देवतल का अस्त्र भी तुम्हें दे देता। अफसोस तुमने लालच में आकर अपनी भूल नहीं सुधारी, उल्टा दुश्मनी की आग में और घी डाला। हाँ, तुमने अपने परिवार के लिए जो किया मैं उसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे नागवंश को जिंदा छोड़ दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से एक समय पर तुम्हारे परिवार ने मेरे मास्टर के साथ संधि की थी और मेरे सप्तगिरी समुदाय को जिंदा छोड़ने का वादा किया था। इतना कहकर आकर्ष ने दिया को इशारा किया और नागवंश के कुल प्रमुख को खत्म करने को कहा। कुल प्रमुख को भी समझ में आ रहा था कि आकर्ष ने दिया को क्या आदेश दिया है, तो उसने अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा, वरिष्ठ, आपको कुछ भी चाहिए आप हमें बता सकती हैं। अगर आप आकर्ष और हमारी दुश्मनी के बीच से अपने आप को दूर रखती है तो नागवंश जीवन भर आपका आभारी रहेगा। लेकिन दिया ने उसके शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ धीरे से ऊपर उठाया और अपने हाथ को धीरे से जमीन की तरफ बढ़ाने लगी। दूसरों के लिए तो यह बस एक सामान्य प्रहार ही था, लेकिन सिर्फ कुल प्रमुख जानता था कि यह कितना खतरनाक था। उसने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके शरीर पर इतना तेज दबाव पड़ रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। वरिष्ठ, मुझे कुल प्रमुख ने टूटती हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बैंग एक तेज धमाका हुआ और कुल प्रमुख का पूरा शरीर कई हजार टुकड़ों में टूट गया। दिया का इतना खतरनाक रूप आकर्ष भी पहली बार देख रहा था। उसे पता था कि दिया उसके खातिर इतनी ज्यादा बर्बरता दिखा रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उसने नागवंश के कुल प्रमुख को खत्म किया था, उसने एक बार के लिए आकर्ष को भी आश्चर्य में डाल दिया था। बूम बूम। नागवंश के सारे योद्धा अभी तक इस सच्चाई को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए थे। इससे पहले ही 2 और धमाके हो गए जिसने सभी योद्धाओं को और ज्यादा डरा दिया। असल में नागवंश के 2 वरिष्ठ एल्डरों को दिया ने अपनी ताकत के बल पर जमीन पर पटक दिया था। दिया की वह ऊर्जा इतनी ज्यादा उग्र थी कि उन दोनों वरिष्ठ एल्डरों को समझने का भी अवसर नहीं मिला था कि कब वह जमीन पर आ चुके हैं। दोनों इस तरह से जमीन पर गिरे थे मानो किसी ने उनके पंख काट दिए हो। आकर्ष, आपने तो कहा था कि आप हमें निशाना नहीं बनाएंगे। आप अब अपना वादा तोड़ रहे हैं, दोनों वरिष्ठ एल्डरों ने दबी हुई आवाज में आकर्ष से कहा। मैंने ऐसा कहा था क्या? मैं तो अपने वादे पर अभी भी टिका हूं। मैं कहाँ तुम लोगों पर प्रहार कर रहा हूं। तुम लोगों पर तो मेरी पत्नी प्रहार कर रही है, आकर्ष ने जवाब दिया। पत्नी? क्या वह इस महिला की बात कर रहा है? पहले वरिष्ठ एल्डर ने आश्चर्य से भरे स्वर में दूसरे वरिष्ठ एल्डर से पूछा। उसके अलावा और कौन है? वही तो है जिसने हम पर प्रहार किया, दूसरे वरिष्ठ एल्डर ने कहा। लेकिन आकर्ष की पत्नी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? पहले वरिष्ठ एल्डर ने पूछा।
जरूर उसकी पत्नी देवतल से होगी। सिर्फ देवतल के योद्धाओं के पास ही इतनी ज्यादा ताकत हो सकती है, दूसरे वरिष्ठ एल्डर ने कहा। इधर आकर्ष की नजर इस समय नागवंश के बाकी योद्धाओं पर थी। वह सभी के आंखों के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस समय किसी की भी आंखों में बदले या फिर कत्ल की भावना नहीं थी। जो डर उसके दुश्मनों की आंखों में होना चाहिए था, वह डर इस समय उन सब की आंखों में नजर आ रहा था। इन लोगों को जिंदा छोड़ देना मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। जो कुछ भी हुआ था उसमें सारी गलती कुछ अधिकारियों की थी, तो एक ही गलती की सजा पूरे परिवार को क्यों मिले? सभी की दयनीय स्थिति को देखते हुए आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। नोट: आज सिर्फ एक ही अध्याय आएगा। तबीयत खराब होने के कारण मैं दूसरे अध्याय पर काम नहीं कर पाऊंगा, पर इसकी भरपाई कल कर दी जाएगी। कल 2 की जगह 3 अध्याय अपलोड होंगे। धन्यवाद।